program is brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक। This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host Tariq Khan Javed. आज हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन टैक्स, यानी जो कैपिटल गेन टैक्स को जो पिछले हफ्ते ऑर्डिनेंस के ज़रिए हटा दिया गया, उसकी जो चेंज लाई गई है, उसकी वो जो मॉडिफाइड सूरत है वो कैसे अप्लाई की जाएगी रियल लाइफ में, ये हम आज समझना चाहेंगे कि क्या ये कैपिटल गेन टैक्स ख़त्म हो गया है, 2014 के बाद फिर से आ जाएगा, या अभी ये मौजूद है और सिर्फ इसका जो कलेक्शन का मैकेनिज़्म है वो बदल गया है, और अगर बदल गया है तो ये किस तरह से कलेक्ट होगा, इसके आगे पीछे क्या होंगे। आज हम ये भी समझना चाहेंगे कि अदर दैन कैपिटल गेन टैक्स और कौन कौन से टैक्स हैं जो अभी अप्लाइड हैं, और पहले जो कुछ होता था और अब जो होना शुरू हुआ है इसमें क्या फ़र्क है। हमने ये अनाउंसमेंट में सुना था कि जी बड़ी अच्छी अनाउंसमेंट आई कि जी अब जो है कोई सवाल नहीं किया जाएगा आप पैसा कहाँ से लाए, क्यों लाए। अगर आपने 90 डे पहले अगर कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उस पर कोई सवाल नहीं किया जाएगा, और अगर अब से लेके आपने कोई इन्वेस्टमेंट की और 120 दिन तक रख दिया तो फिर उस पर भी कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। ये क्या इश्यूज़ हैं, ये सब को हम समझना चाहेंगे। हम आप साथ मौजूद हैं मोहसिन एदी साहब, जो कि डायरेक्टर हैं अल्फ़ा एदी सिक्योरिटीज़ के। ये एक लीडिंग एक्सपर्ट माने जाते हैं इन इश्यूज़ पे। आज उनसे हम नीटी गिटी समझना चाहेंगे। कैपिटल गेन टैक्स बड़े ख़बरों में रहा, जैसे ही आया उसके बाद से हमने देखा कि मार्केट बिल्कुल बैठ गई। इसके हटने की जो बात हुई या जो पोस्टपोनमेंट की बात हुई तो हमने देखा कि लोग कहते हैं कि कम से कम 2000 पॉइंट जो इम्प्रूवमेंट आई उसकी वजह ये थी। अच्छा, अब ये आ गया जिसका बड़ा इंतज़ार था, 1 अप्रैल के बजाय अब देर से आया जो भी आया। अब जरा हमें तफसील से समझाइए मेरी और नाज़रीन की समझ के लिए कि अब क्या होने वाला है, हाउ थिंग्स विल प्रोसीड इन रियल लाइफ। देखें, गेन टैक्स की एप्लीकेबिलिटी पहले भी इम्पोज की गई थी। उसमें सिर्फ डिफरेंस ये था कि वॉलंटरीली इन्वेस्टर्स खुद इनिशिएट करके अपने रिटर्न्स फाइल करें। अच्छा, और उसमें वो पूरा प्रोसीजर होता था कि वो खुद कैलकुलेट करें कि कब से उन्होंने शेयर्स लिए हुए हैं। अगर उनको 1 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया है तो उनके ऊपर एग्जेम्पशंस हैं एंड दे नीड टू प्रूव इट। उसको प्रूव करने के लिए उनको जिस रेट पे उन्होंने बाय किया है और जिस डेट पे बाय किए हैं, जिस हाउस के थ्रू, उनके बिल को प्रूव करना है, एज एन स्टेटमेंट शो करना पड़ता था कि मैंने इस डेट पे बाय किया है। अच्छा। इस ब्रोकरेज हाउस के थ्रू जिसका बिल ये एविडेंस है कि मैंने इस डेट को बाय किए हैं, विच इज़ बियॉन्ड द एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि वो 1 साल से ज़्यादा का अर्सा उस पर गुजर चुका है। अगर 1 साल से ज़्यादा का नहीं है और 6 महीने से ज़्यादा गुजरे हैं तो डेफिनेटली रेट का उसमें चेंज था। इसमें आप जितना ज़्यादा अर्सा होल्ड करते हैं, 1 साल का अर्सा अगर आपने होल्ड किया है, 6 महीने से ज़्यादा अर्सा आपने अगर होल्ड किया है तो आपके एप्लीकेबिलिटी ऑलमोस्ट वहाँ पे 8% थी, और अगर आपने 6 महीने के अंदर अंदर ही उसको परचेज करके सेल कर दिया तो 10%। अच्छा। तो ये वॉलंटरी बेसिस के ऊपर तमाम लोगों के ऊपर एप्लीकेबल था कि वो रिटर्न फाइल करते हुए ये डिक्लेयर करें। अब डिफरेंस ये हुआ है बिकॉज वी ऑल नो कि हमारे पास जो इन्वेस्टर्स हैं काफ़ी हद तक वो इन्वेस्टर्स हैं जिनका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, जिनको टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी या मार्केट में उसमें इन्वॉल्वमेंट है। और पाकिस्तानी मार्केट काफ़ी हद तक डायरेक्ट टैक्सेशन के बेसिस के ऊपर चलती रही है कि काफ़ी अरसा उसके ऊपर ही लोगों ने रिलाई किया। लाइक डिविडेंड है, डिविडेंड के ऊपर टैक्स कट जाता है, ऑटोमेटिकली फुल एंड फाइनल है वो डिडक्ट हो जाता है और फाइलिंग हो जाती है। इसी तरीके से जब गेन टैक्स के पहले हम अगर देखते हैं तो कैपिटल वैल्यू टैक्स जो कि परचेज की ट्रांजेक्शन के ऊपर इम्पोज किया गया था, CVT जिसको कहते हैं। जी, CVT जिसको कहा जाता अच्छा। है, और विदहोल्डिंग टैक्स जिसको कहा जाता है, जो कि सेल के ऊपर इम्पोज किया गया था। तो ये बाइंग पे CVT और बाइंग पे सेलिंग CVT पे था और सेलिंग पे विदहोल्डिंग था। विथहोल्डिंग। तो ये दोनों इम्पोज किए गए थे। अब ये दोनों एज अ फिक्स क्या परसेंटेज रेट्स थे। के थे उनके? 0.01% इनिशियली था अच्छा। CVT का, और 0.05%, 0.005% 00 उसका आधा। उसका आधा, सेल बिल्कुल का। CVT का बिल्कुल आधा विदहोल्डिंग टैक्स था। नेक्स्ट ईयर जैसे उसको इंक्रीज किया गया था, वो 0.02% हो गया था कैपिटल वैल्यू टैक्स CVT, अच्छा। और उसी का आधा 0.01% विदहोल्डिंग हो गया। तो इंक्रीज किया गया था। इट वाज ऑल डायरेक्ट टैक्सेशन। जैसे ही परचेज की ट्रांजैक्शन होती थी कट गया ऑलमोस्ट वो पूरा टैक्स कट के आपके बिल के अंदर वो जनरेट हो जाता था। मैं अपने समझ के लिए पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जब
कैपिटल गेन से पहले एक आदमी जब शेयर खरीदता था तो उसको क्या क्या चार्जेस लगते थे? एक तो आप लोगों के कमीशन हो गया, हाउस का कमीशन, उसके अलावा और क्या चार्जेस लगते थे उसके ऊपर? सीडीसी का भी कोई चार्ज था? नेशनल क्लियरिंग का भी कोई चार्ज होता है उसमें? देखें, यूजुअली होता ये है कि या तो कमीशंस होल एंड सोल सेपरेटली चार्ज की जाती है और ये सारे चार्ज अलग डिक्लेयर किए जाते हैं। अच्छा, या तो ये चार्जेस अलग अलग डिक्लेयर हों या ये कमीशन का ही पार्ट बन जाते हैं और उसको अलग अलग डिक्लेयर नहीं किया जाता। ये मेंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो खुद ही ओवरऑल असेस करके बेयर कर लेते हैं, बिकॉज नेशनल क्लियरिंग कंपनी के जो चार्जेस हैं या सीडीसी के जो चार्जेस हैं वो काफ़ी हद तक उसके अंदर पर ट्रांजेक्शन बेसिस के ऊपर होता है और हाउस के ओवरऑल ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी कितनी है। तो वो काफ़ी हद तक ऑब्सोलीट भी हो जाते हैं, काफ़ी मरतबा मिनिमम हो जाते हैं और डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर्स की ट्रांजेक्शन कितनी है। कोई अगर कॉर्पोरेट क्लाइंट है तो उसको वेव भी कर देते हैं, तो ब्रोकरेज हाउस की अपनी एक पॉलिसीज होती है। आम आदमी जब एक अकाउंट खोलता है तो वो जब जैसे जो भी ब्रोकरेज तय हुआ 10 पैसा पर शेयर जो भी है, तो उसमें आम तौर से क्या ये जो लागरा वगैरह ये सब इंक्लूडेड होता है? जी, वो कमीशन का पूरा पार्ट होता है, लागा वगैरह सारी चीज़ें। उसने वो दे दिया, ऐसा तो नहीं होता कि कोई हाउसेस कमीशन भी ले ले और लागरा वगैरह भी उस पर इम्पोज कर दे? वो दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं, फिर उनकी कमीशन काफ़ी लो होती है। फिर कमीशन लो होती है, कमीशन लो होती है और अगर ये सारी चीज़ें आप अगर सेपरेटली डिक्लेयर करते हैं, ये मेथड पॉसिबल है, इसमें ऐसा कोई वो नहीं, लेकिन डेफिनेटली जब एक ही मार्केट का पार्ट है तो वो कॉम्पिटिटिव रेट्स होते हैं। अगर आप क्यूमुलेटिव फॉर्म में कह रहे हैं 10 पैसा है और कोई आपसे बाइफिकेट करके कह रहा है कि मैं 3 पैसे इस पे लूँगा, 4 पैसे इस पे लूँगा, इससे तो वो डिपेंड करता है। बट वो कॉम्पिटिटिव इसलिए हो जाते हैं बिकॉज दे ऑल नीड टू कम्पीट ना, इतना कोई आउट ऑफ द मार्केट नहीं जा सकता। अच्छा, एक नॉर्मल जो आदमी था वो उसने एक जो भी कमीशन दिया, हमने एज्यूम कर लिया कि उसमें तमाम चार्जेस चले गए, उसके अलावा उसको सीवीटी या विथहोल्डिंग देना, उसके अलावा और तो कुछ नहीं? नहीं, अभी गवर्नमेंटल बेसिस के ऊपर जो चार्जेस इम्पोज किए गए हैं, अब उसमें वो क्राइटेरिया पहले तो सीवीटी एंड विथहोल्डिंग इम्पोज किया गया था, इसके बाद फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी आई है। ओहो, अच्छा। तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी इज 16% ऑफ टोटल कमीशन अमाउंट, जो जैसे जिस तरह हम कह रहे हैं 10 पैसा पर ट्रांजेक्शन बेसिस पे, तो वो जो कमीशन का अमाउंट है, अच्छा, उसका 16% फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। वो कब लगता है? वो परचेज सेल दोनों उसी वक्त? परचेज सेल के ऊपर कमीशन जो आप देते हैं उसका फेडरल एक्साइज ड्यूटी देनी हुई है। आई सी। तो ये कब से लगा? ये भी बिल के अंदर ही ये कब से लगा? ये भी उसको कैपिटल गेन टैक्स से पहले से ही इम्पोज हो चुका है। अच्छा, तो गेन टैक्स से पहले सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी इसमें काउंट हो जाती है। उसके बाद आया ये सीजीटी। उसके बाद ये सीजीटी है। तो सीजीटी ये इन चीज़ों के ऊपर लगना था या अलग से लगना था? देखें, ये चीज़ें अब अगर आप टैक्स पर्सन से स्पेशलाइज उनसे पूछे तो वो आपको डेफिनेशंस बताएंगे कि सारी डेफिनेशंस अलग अलग हैं। अच्छा, कैपिटल वैल्यू टैक्स एक डिफरेंट चीज़ है, विथहोल्डिंग एक डिफरेंट है, और फेडरल एक्साइज ड्यूटी इज एन एक्साइज, उसकी डेफिनेशन अलग है। और आप गेन टैक्स पे आते हैं तो गेन टैक्स इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स, क्योंकि आप ये तीनों भी रहेंगे, ये तीनों भी रहेंगे और ऊपर से अगर आपने इनकम कर लिया तो उस पे आपको कैपिटल गेन देना है। नहीं, तीनों तो नहीं, जैसे ये तीनों चल रहे थे, जब गेन टैक्स जब इम्पोज किया गया था तो कैपिटल वैल्यू टैक्स को हटा दिया गया था, सीवीटी को हटा दिया गया, यानी परचेज पे नहीं लगेगा। परचेज पे आपकी जो ट्रांजैक्शन के ऊपर टैक्स लग रहा था वो नहीं लगेगा, मगर सेल्स टैक्स बाकी रहा जी, विथहोल्डिंग बाकी रहा। विथहोल्डिंग बाकी रहा। अच्छा, तो एक चीज़ को उन्होंने हटाया कि आप खरीदते वक्त कुछ ना दें, लेकिन जब आप बेचेंगे और उस पर अगर प्रॉफिट हो गया तो आपको देना है, यही हुआ ना तय? जी जी। अच्छा, उसकी क्या मेयार थी? जैसे जो लोग डे ट्रेडिंग करते हैं वो उसकी कैसे कैलकुलेशन होती है उसमें? वो तो देखें, आपको डे ट्रेडिंग के बेसिस के ऊपर कैलकुलेशन करनी ही पड़ेंगी अपनी, उन तो डेफिनेटली गेन टैक्स आपको जब कैलकुलेट करना है तो कोई भी इन्वेस्टर जब ट्रेड करता है तो उसको इतना तो आइडिया होता है कि वो डेली बेसिस पे किन आइटम्स में कितना प्रॉफिट कर रहा है, उसकी एवरेज अगर पुरानी होल्डिंग है तो क्या है, लॉसेस एंड ऑल द लॉसेस आल्सो, तो प्रॉफिट एंड लॉस नेट आपको डिक्लेयर करना होता है। अच्छा, अगर आप पर आइटम वाइज भी अगर आप नेट डिक्लेयर करते हैं तो ओवरऑल एक्यूमुलेटिव फॉर्म में, बिकॉज इट्स एन इनकम ना, इन केस यू आर अर्निंग समथिंग आउट ऑफ द मार्केट तभी आपको गेन टैक्स पे करना, अगर गेन ही नहीं है क्योंकि कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन के ऊपर लॉस 1 लाख लगाया था, 1,10,000 हो गया, वो तो 10 जो 10,000 पे लगना है। जी जी जी, लाख पे नहीं, लाख पे नहीं है। अच्छा अच्छा, आपकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं, वेल्थ वाला बात यहाँ पे कोई नहीं है कि वेल्थ के ऊपर कोई टैक्स, कैपिटल गेन जो आपकी कैपिटल इम्प्लाई की गई थी उस पर जो गेन हुआ है उस पर टैक्स लगेगा। ओके, तो कैपिटल गेन टैक्स है उसके ऊपर इम्प्लाई किया जाएगा, बिकॉज डिविडेंड के ऊपर ऑलरेडी टैक्स कट जाता है। हाँ, डिविडेंड जो रिमेनिंग बचता है
वो हमारे पास गेन टैक्स ही है, वो गेन टैक्स की डेफिनेशन में आ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मुझे यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। This program is brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक। This program is brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज एप्लीकेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन टैक्स पे, और हमारे साथ मोहसिन ईदी साहब मौजूद हैं। बड़े डिटेल में हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली रियल लाइफ में ये कैपिटल गेन टैक्स कैसे इम्प्लीमेंट होगा, इसका क्या क्या इम्प्लिकेशन होगा, इसमें जो आपकी जो वेल्थ आप लेकर आए हैं उसके ऊपर क्या पूछ होनी है या नहीं होनी है, और वो किस तरह से कैलकुलेट होगा। बड़ी तफसील से उन्होंने बताया है कि कौन कौन से टैक्स अभी तक अप्लाइड थे, और ये जो एडिशनल टैक्स आया है उसने किस तरह CVT को रिप्लेस किया है। अब मैं मुझसे साहब आपसे और मज़ीद इसी पे पूछना चाहता हूँ, मुझे खुद बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है इस टॉपिक पे समझने में, कि आपने कहा कि जो ओरिजिनली इम्पोज हुआ था जिसकी वजह से मार्केट ख़त्म हो गई थी, तबाह हो गई थी, और अब जो रिवाइज्ड आया उसमें सिर्फ फ़र्क ये है कि डायरेक्ट टैक्स आपको खुद से भरना नहीं है और आपको किसी टैक्स वाले के सामने जाके पेश नहीं होना है, लेकिन कटौती वही होगी जो होनी है। अब वो NPCCL जो है वो उसके ज़रिए होगी। और दूसरी बात, जो लोग कंफ्यूज्ड हैं या अभी भी लोग परेशान हैं कि जो कैपिटल लेकर आप आए 1 लाख रुपए, उसके बारे में क्या होगा, क्या कोई आके पूछेगा कि भाई आप 1 लाख रुपए का सोर्स क्या है आपका और कहाँ से लाए, ये तो थोड़ा सा समझाएं हमें। देखिए, गेन टैक्स का अभी जो ऑर्डिनेंस आया है उसमें तो अकॉर्डिंगली ये रिलैक्सेशन दी गई है कि मोस्ट 120 डेज तक अगर आप अभी जो भी इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं, इट विल बी नॉट आस्क कि आपके पैसे इस पर कहाँ आए जा रहे हैं। मीन्स अब जब से इम्प्लाई किया जा रहा है, अगर कोई 100 दिन में बेच देता है तो पूछा जाएगा? जी, बेचना नहीं है, मतलब यू आर ब्रिंग इन इन्वेस्टमेंट, डेफिनेटली वो तो पूछा इसलिए जाएगा क्योंकि गेन टैक्स की एग्जेम्पशन बात कर रहे हैं वो है ही 6 महीने की या 1 साल के बाद की। उसमें अगर आप अभी पैसा जहाँ से भी लेके आ रहे हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में और उसको फिर रिटेन रखते हैं, आपने सेल तो नहीं करना उसको, अगर आप रिटेन रखते हैं फॉर एन इन्वेस्टमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म वर्जन, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा। द ओनली कंडीशन इज कि आपको फिर डेफिनेटली अपनी वेल्थ आपकी इंक्रीज़ कर रहे होंगे, जो बुक्स ऑफ अकाउंट जो आपने ऑलरेडी टैक्स में डिक्लेयर किए हैं। तो आपको अपनी वेल्थ में इंक्रीज़ करके शो करना होगा कि मेरे पास वेल्थ में जो भी पहले आपने पैसे ऑफिशियल डिक्लेयर किए हैं और अब जो आप इन्वेस्टमेंट्स फर्दर मार्केट में लेके आ रहे हैं, तो उसको आपको वेल्थ में ऐड करके डिक्लेयर करना होगा कि मैं 2 लाख लेके आया या 3 लाख लेके आया। इस साल में जैसे ही आप डिक्लेयर करेंगे बिकॉज वेल्थ टैक्स तो है नहीं बट रिटर्न जमा होगा, वो रिटर्न जमा होगा तो उसमें आपकी वेल्थ इंक्रीज़ होगी। इन केस नेक्स्ट ईयर आप गेन करते हैं 1 लाख के, आप समझे 1.5 लाख हो जाते हैं आपके पैसे, तो ऑटोमेटिकली आपकी वेल्थ इंक्रीज़ हो जाएगी और आपकी गेन इज़ अ रियलाइज गेन। आपने अगर कुछ सेल नहीं किए तो उस पर गेन टैक्स नहीं होगा। और अगर आपने सेल कर दिए हैं तो ऑटोमेटिकली आपने अगर 100,000 से 150,000 अचीव किया, उस पर आपने सेल कर दिए, तो जो 50,000 की अमाउंट है उस पर आपका गेन टैक्स होगा, तो वो ऑटोमेटिकली इन केस ऑफ लॉस है तो वो 100,000 का लॉस भी हो सकता है। अच्छा, तो इसकी इस टर्म में कॉस्ट है 1 लाख मैं लेकर आया पूरा लूज कर दिया, उससे मुझे क्या आगे के ये एक रिस्क है। हाँ, ये वो रिस्क है जो इस वक्त इन्वेस्टर लाते हुए घबरा रहा है, वो इस चीज़ को कंसिडर कर रहे हैं कि अगर मैं इस वक्त पैसा लेके आता हूँ, लाख रुपए लेके आया, अगर वो 80,000 हो जाता है तो इट्स हाईली कॉस्टली फॉर मी टू ब्रिंग द मनी इन एन ऑफिशियल नेट। वो 20,000 में लूज़ कर जाता हूँ या मे बी 30,000 50,000 अगर मैं लूज़ करता हूँ तो परसेंटेज काफ़ी हैवी होती है। अगर मैं 50,000 लूज़ कर जाता हूँ तो ऑलमोस्ट 50% ऑफ द अमाउंट इज़ गॉन। तो वो मेरे लिए ये ऑफिशियल करवाने का ये जो चैनल है, इट्स नॉट कि मैं इसको ऑफिशियल के लिए यूज़ करूँगा, ये तो एक काइंड सॉर्ट ऑफ रिस्क है। राइट। तो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा ला रहे हैं टू मेक इट वाइट? नहीं, ऐसा यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि टू मेक इट वाइट नहीं हो सकता, इसमें रिस्क है ना। अगर आपने कोई भी स्टॉक्स बाय किए
कोई गारंटी नहीं कि वो क्या होगा, श्योरिटी तो नहीं है कि वो वहीं पे रहेगा या इंक्रीज ही होगा, उसमें लॉस नहीं हो सकता। तो वो कंसर्न है लोगों के जहन में। और उस पर ये बिल्कुल ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान में महमूद हक के ज़माने में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल डिसीजन लिया गया कि ये ब्लैक वाइट वाला से को उन्होंने काफ़ी एक लूप होल क्रिएट कर दिया ऐसा कि थिंग्स बिकम वेरी इजी, कि जो अगर आप पैसा बाहर भेज दें वहाँ से वहाँ मंगा लें। और ये किसी दौर में जब रुपीज़ बड़ा स्टेबल था तो बहुत ही कम रेट्स पे 1-2-3% के लॉस पे या जो भी कॉस्ट आती थी उस पर वो पैसा वाइट हो जाता था। तो पैसे को वाइट करना कोई बड़ा इशू नहीं है पाकिस्तान में, करोड़ों अरबों रुपये आप वाइट कर सकते हैं। और ये गवर्नमेंट ने आँख बंद कर लिया एक तरह से इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द इकोनॉमी। उन्होंने कहा इससे ये होगा कि जो ब्लैक मनी है वो वाइट हो जाएगा, वाइट होकर इन्वेस्ट हो जाएगा इकनॉमिक एक्टिविटी में। और लोग कहते हैं कि इसका वाकई असर पड़ा। महमूद हक के दौर में आपने देखा कि एकदम से जो है ना बाहर से इन्वेस्टमेंट्स बहुत सारे आ गई, जो कि लोग कहते हैं कि असल में ये लोकली ब्लैक मनी बाहर गई वापस आई। तो एक डिसीजन ले लिया गया। अभी हम देखते हैं कि ये इस गवर्नमेंट के आने के बाद से फिर से ये सोर्स ऑफ वेल्थ और ब्लैक मनी वाइट मनी के पीछे फिर से ये पड़े और हमने देखा कि मार्केट्स हो गई 1.5 साल 2 साल के लिए। अब जब हटाने की बात की तो फिर से मार्केट में थोड़ी तेज़ी आई। अब आप जो तफसीलात बता रहे हैं ना उससे तो बहुत अच्छी फीलिंग नहीं हो रही है मुझे या मेरे सुनने वालों को या इन्वेस्टर्स को। अभी भी ये मामला ख़त्म नहीं हुए, सिर्फ ये कि थोड़े से चेंजेस आई हैं कि आपको खुद से टैक्स वो जमा नहीं करना पड़ रहा या टैक्स ऑफिसर के पास, लेकिन अथॉरिटीज़ आर स्टिल लुकिंग एट योर इन्वेस्टमेंट एंड दे स्टिल हैव द अथॉरिटी टू कम एंड चेक यू। देखें, पहली चीज़ तो हमें सबको ये डाइजेस्ट करना ज़रूरी है कि अभी हमारे जितने भी नए शनाख्ती कार्ड बने हैं उन नए शनाख्ती कार्ड को अगर गवर्नमेंट चाहे तो कंप्यूटराइज फॉर्म में ये पूरी चीज़ें उनको अवेलेबल होती हैं कि मेरे नाम पे कितने अकाउंट हैं, मेरे नाम का पासपोर्ट नंबर क्या है, ठीक है, या लाइसेंस है तो क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं तो क्या है, ये सारी चीज़ें। मेन पर्पज़ ही ये था कि एक सिंगल, जिस तरह इंटरनेशनली होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है यूएसए में, आप अगर यूके में चले जाए तो उनके यहाँ डिफरेंट मेथड होते हैं, उनके अपने आईडी। दुनिया में कहीं भी एनआईसी नहीं होता। हाँ, तो उसमें पाकिस्तान में होता है। हमारा ये इन्होंने एक कार्ड सिस्टम डेवलप किया है। इस कार्ड सिस्टम के थ्रू इजीली दे कैन डिटेक्ट। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है इंडिया में, इसको इम्पोज करने की कोशिश की तो इतनी बड़ी अपोजिशन आई कि फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ रोक दिया गया। बांग्लादेश में इस पर बात शुरू हुई और रुक गई। पाकिस्तान में लोग समझते हैं एनआईसी इज़ ए नॉर्मल थिंग, इट इज़ रॉन्ग। आप सोशल सिक्योरिटी के नाम पे किसी और नाम पे ये कार्ड इशू कर सकते हैं, लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट है कि कोई आदमी रिश्वत दे के गैर पाकिस्तानी बन जाता है और जो ओरिजिनल पाकिस्तानी है, जो जाहिल है, जिसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उसको शनाख्ती कार्ड नहीं मिलता, ये बहुत बड़ा वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट है पाकिस्तान में। हाँ, चलिए एक अलग बात होगी, लेकिन आपने कहा कि एनआईसी के ज़रिए हमने लिंकअप कर दिया है सारा कुछ, तो उससे अगर वो चाहें, अगर वाकई सीरियस हों, तो उससे पता चल जाएगी किसके पास कितने पजारोज हैं, कितने पड़ाडोज हैं, किसके पास 20,000 गज की घर पड़ा हुआ है, उस पर टैक्स लगा सकते हैं। दुनिया भर में वेल्थ टैक्स लगा हुआ है, इनहेरिटेंस टैक्स लगा हुआ है। आपको पता चल गया कि इस आदमी के पास 10 खरब रुपया है, कानून बना दे कि जब वो मरेगा तो उसका 40% जो है ना दौलत हुकूमत के पास आ जाएगी। ये दुनिया में होता है, स्टेट टैक्स कहा जाता है यूके में। पाकिस्तान में ब्रिटिश हुकूमत से जो हमने इनहेरिट किया था तो स्टेट टैक्स था, लेकिन अमीरों को फैसिलिटी देने के लिए वो हटा दिया गया। वेल्थ टैक्स था, उसको हटा दिया गया ये कह के कि कोई फ़ायदा नहीं जी, ये तो फाइलें बिकती हैं, और 1 बिलियन रुपीज़ ये जमा करते थे। वो तो करप्शन हो गया ना, जहाँ पे 100 बिलियन की जगह आप 1 बिलियन करेक्ट कर रहे थे, तो आपके सिस्टम का प्रॉब्लम है, नॉट द वेल्थ टैक्स। दुनिया भर में है, आपने जैसा कहा कि वेल्थ टैक्स तो एक नॉर्मल चीज़ है, कैपिटल गेन भी एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन ये जो बड़े बड़े सोर्सेज हैं, आपको पता है कि यहाँ दौलत का एक तरफ लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, आम आदमी गरीब होता चल जा रहा है। एक बीच के जो लोग हैं, ये स्टॉक मार्केट में बहुत अमीर लोग भी होंगे, बहुत छोटे लोग भी हैं, मिडिल क्लास के भी लोग हैं, उनके ऊपर इतना फोकस करके थोड़ा सा पैसा लेने के लिए एक इतनी कोशिश जो की जा रही है, ज़ाती तौर पे या एज ए कलेक्टिव हम समझते हैं कि बड़ा गलत है, अप्रोच ही गलत है। बहरहाल अब ये कर दिया गया है, उसका नतीजा आपने ऑलरेडी देख लिया। आप जो तफसीलात बता रहे हैं उससे मेरे भी पेट में तकलीफ़ हो रही है और सुनने वालों को भी होगी। हो सकता है लोग फिर से हटना शुरू हो जाए इस मार्केट से। नहीं, हटना नहीं। देखें, हमें एक चीज़ तो ये क्लियर करनी होगी कि हमें इन्वेस्टर्स के अंदर ये अवेयरनेस पैदा करनी होगी कि ठीक है टैक्स देना है। हम ये गरीबी आदमी क्यों दे? गरीब नहीं, आप गेन कर रहे हैं तभी कर रहे हैं।
अरे उसने 10,000 गेन कर लिया अपने 10 महीने की 50 महीने की तनख्वाह से 100 जमा के 1 लाख लगाया, उसने 10,000, उसी के पीछे आप पड़ गए। और ये अरबों रुपए के खरबों रुपए के लोगों की जायदादें आपके सामने, उन पे आपको टैक्स लेने की हिम्मत नहीं होती। नहीं देखें, ये तो एक ऐसी डिबेट है जिसको पॉलिटिकल डिबेट है, नहीं आपका नहीं है ये, लेकिन एक बात मैं कह रहा हूँ, इन्होंने क्यों इम्पोज किया है, या 1 लाख रुपया क्या होता है? हाँ। डॉलर में कितना बना? किसी ने गरीब ने जाके 1 लाख का, या डे ट्रेडर्स को ही देख लीजिए, रिटायर्ड लोग जिनके पास कोई जॉब नहीं होती, बेचारे छोटा मोटा डे ट्रेडिंग कर लेते थे, वो सबको आपने बंद करवा दिया। और आप जो बड़े बड़े जो सोर्सेज हैं जो दुनिया भर में अप्लाइड हैं, यहाँ के सब लीडर जो हैं दुनिया भर घूमते हैं, क्या उनको नहीं पता कि दुनिया भर में क्या क्या टैक्सेस हैं? उस पर तो कोई ध्यान नहीं देता। और ये छोटी सी एक चीज़ थी स्टॉक मार्केट, जो आपने जैसा कि पहले बताया, CVT भी था, विथ होल्डिंग भी था, इस तरह के टैक्सेस, और जो इंटरनली ओगरा शोगरा लागड़ा वगैरह लिया, तो यहाँ से तो ऑलरेडी आपको टैक्स मिल रहा था। और 2008 वगैरह की अगर उससे पहले की मार्केट देखें, ठीक ठाक गवर्नमेंट को पैसे मिलते थे। अब क्या मिल रहा है? अभी 3-4 महीने की जो थोड़ी सी तेज़ी आई है सोच के कि भाई मामला, लेकिन जो तफसीलात था भाई हम समझने की आपसे कोशिश कर रहे हैं, वो तो कोई बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। टैक्सेशन की अथॉरिटी नाउ इज अ चेंज। मेन कंसर्न लोगों को रिलैक्सेशन ये भी हुआ है कि अगर वो गेन टैक्स ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, बैंक से आप पैसे 25,000 से ज़्यादा एक्सीडिंग अमाउंट से कैश करवाते हैं, तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपको बैंक सर्टिफिकेट दे देता है कि जो कैश डिडक्शन के बेसिस के ऊपर आपको जो टैक्स डिडक्ट हुआ है उसकी सर्टिफिकेट ये है। इसी तरीके से नेशनल क्लियरिंग कंपनी आपको सर्टिफिकेट दे देगी कि आपने पूरे साल में जो ट्रांजैक्शन की हैं उन ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंगली इन बेसिस के ऊपर टैक्स का गेन ये है और इस पर टैक्स कलेक्ट हुआ है। ये टैक्स कलेक्शन के अगेंस्ट आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। अब ये सर्टिफिकेट आपको दे दिया गया है, मींस योर टैक्स हैज ऑलरेडी बीन डिडक्टेड एंड फाइल्ड इन द अथॉरिटी। ठीक है, अब अगर आपका पैसा ऑलरेडी आप डिक्लेयर्ड है, वाइट है, तो डेफिनेटली आप लॉसेस के अगेंस्ट क्लेम भी कर सकते हैं। अच्छा, आपका अगर लॉस है तो गेन टैक्स जो ऑलरेडी आपका करा है उसके अगेन लॉसेस के आगे भी क्लेम कर सकते हैं। अब ये पूरा मैकेनिज्म जैसे जैसे प्रोसीजर, बिकॉज ये आए हुए अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 25 अप्रैल को आया है, क्योंकि पूरी मैकेनिज्म ऑपरेशन जो नेशनल क्लियरिंग कंपनी उसको अभी क्लियर करेगी और फर्दर होगा। सब यहाँ पे ब्रेक लेंगे, नाज़िम हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। This program is brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक। This program is brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन टैक्स, और हमारे साथ मोहसिन ईदी साहब मौजूद हैं। बड़ी तफसील से उन्होंने बताया है कि ये जो कैपिटल गेन टैक्स का जो मसला है, ख़ास तौर से उसमें जो ये पूछ के ये दौलत आपके पास आई कहाँ से और ये वाइट है या ब्लैक है, ये इशू अभी तक क्लियर नहीं है। अभी भी जो इसका जो एक्चुअल मैकेनिज्म होगा डे टू डे वो अभी क्लियर नहीं है, इस पर वर्किंग हो रही है। वो सब आप अभी ब्रेक से पहले बता रहे थे कि अभी तक इसकी जो सही मैकेनिज्म है वो वर्कआउट नहीं हुई है और उस पर काम हो रहा है। तो आपके ख्याल में क्या, किस तरह से ये होगा? देखिए, नेशनल क्लियरिंग कंपनी एंड CDC जो अथॉरिटीज़ हैं ये आपस में कोलैबोरेट करके उसको डिक्लेयर करेंगे मैकेनिज़्म को। ये किस तरीके से UIN बेसिस पे काफ़ी हद तक पहले से इसकी जो प्लानिंग की गई थी वो तो काफ़ी हद तक क्लियर है कि कोई भी इन्वेस्टर चाहे वो 2 या 3 ब्रोकरेज हाउस के पास भी काम कर रहा है तो उसका एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। अच्छा, पहले जो UIN नंबर पता नहीं चलता था कि वो किस जगह से कौन सा बनेगा, तो अब वो NIC नंबर के अकॉर्डिंगली UIN जनरेट होता है। जो UIN जनरेट होता है, UIN से आप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर सकते हैं कि एक पर्सन जो इन्वेस्टर है वो किन ब्रोकरेज हाउसेस से परचेज एंड सेल कर रहा है। अगर वो CDC इन्वेस्टर अकाउंट में भी अपने शेयर्स रख रहा है, अब वो चाहे कि एक सिक्योरिटीज़ में बेचे या चाहे दूसरी सिक्योरिटीज़ में बेचे या चाहे तीसरी सिक्योरिटीज़ में बेचे, किसी भी ब्रोकरेज हाउस के थ्रू सेल आउट करता है तो वो ऑटोमेटिकली UIN के थ्रू डिटेक्ट हो जाता है। तो ये मैकेनिज्म पहले से आ चुका है। जो तीन जगह उसने सब अकाउंट रखा हुआ है, फॉर एग्जांपल, और एक अपना डायरेक्ट उसने जाके CDC में अकाउंट खोला हुआ है।
ये सब लिंकअप हो जाएंगे, ये सब लिंकअप यूआईएन के थ्रू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाते हैं। कॉमन फैक्टर ऑफ आईडी कार्ड। जी, आईडी कार्ड के थ्रू जो यूआईएन जनरेट होता है उसके थ्रू डिटेक्ट हो जाते हैं। अब यूआईएन से इनका ये तो कन्वीनियंस है कि हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं कि किसकी ट्रांजैक्शंस कैसे हो रही हैं। जब ट्रांजैक्शंस आ जाती हैं तो डेफिनेटली दे नीड अ सॉफ्टवेयर जिसको ऊपर ऑलरेडी फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। आई होप दे आर गोइंग टू अनाउंस फुल मेथोडोलॉजी कि उस सॉफ्टवेयर के बेसिस के ऊपर इन एंड आउट ऑफ सिक्योरिटीज़ जो हैं वो उनको डिटेक्ट करनी है। अच्छा, इन एंड आउट ऑफ सिक्योरिटीज़ जो हो रही हैं वो जिन रेट्स पे हो रही हैं वो डिटेक्ट हो जाती हैं। इन एंड आउट तो ऑलरेडी सीडीसी में तो आ ही रहा है। हाँ। अब वो किन रेट्स पे हो रही हैं वो नेशनल क्लियरिंग कंपनी, बिकॉज सेटलमेंट जो होता है वो उन्हीं के थ्रू नेशनल क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू होता है। तो नेशनल क्लियरिंग सिस्टम के थ्रू जब सेटलमेंट हो रहा है तो ये दोनों कंपनीज आपस में कोलैबोरेट करके ये ऑटोमेटिकली इसका वे आउट निकाल लेंगी, जो काफ़ी हद तक अभी हमें मैकेनिज्म क्लियरली नज़र आ रहा है कि किस डायरेक्शन में जाएगा। इसमें कितना वक्त लग जाएगा? हम लोग तो बहुत रोना रोते रहे कि जी 1 तारीख का वादा था और इतनी देर हो गई। अब जब ये चीज़ आ गई है तो हमारे नेशनल क्लियरिंग वाले इसको मैकेनिज्म को एक्चुअल इंप्लीमेंट करने में कितना वक्त लगाएंगे आपके ख्याल में? बहुत वक्त तो नहीं लगेगा। जिस तरह मैंने अभी अर्ज किया ना कि यूआईएन तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हो चुका है, तो वो आप समझे आधा काम ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ी चीज हो गई। वो जो पहले से ऑलरेडी इसका पार्ट हो चुका है कि आपको इन एंड आउट फॉर द सिंगल पर्सन ऑलरेडी डिटेक्ट हो चुका है। इसके साथ साथ अब फिजिकल शेयर्स में भी ये सीडीसी में इम्प्लीमेंट हो चुका है। अच्छा, फिजिकल शेयर अभी भी चल रहे हैं? फिजिकल शेयर्स लोगों ने अभी भी अपने पास रखे हुए हैं थोड़े बहुत जी। तो वो फिजिकल शेयर्स जैसे ही आते हैं तो अब फिजिकल शेयर्स में तो ये ऑलरेडी सीडीसी में हो चुका है कि आपके ये शेयर्स किस डेट पे फिजिकली सर्टिफिकेट के पीछे आप देखें चेंज ऑफ ओनरशिप होता है तो उसमें डेट लिखी हुई होती है। हाँ। वो डेट एंटर होनी होती है अब। अच्छा, सीडी कि चेंज ऑफ ओनरशिप कब हुआ है, बिकॉज जब सीडीसी में एंटर हो रहा है तो चेंज ऑफ ओनरशिप नहीं हो रही, फिजिकली पहले चेंज ऑफ ओनरशिप हो चुकी है। अगर अच्छा, मैंने फिजिकली हाँ, किसी से परचेज हाँ, किए हैं तो और अपने नाम पे फिजिकल शेयर्स ही करवा लिए हैं तो मे बी मैंने 10 साल पहले करवा ली हूँ, क्योंकि शेयर्स तो काफ़ी ऐसे से फिजिकल रह चुके हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसके फिजिकल थे और लोग आहिस्ता आहिस्ता उसको सीडीसी में कन्वर्ट करवा रहे हैं। कोई ऐसी कंपनीज हैं जिनका अभी तक सीडीसी में वो अकाउंट नहीं है और उनके शेयर्स सीडीसी नहीं हो सकते? हैं, सुना है कि उनके पास फीस अगर ना हो जी, जो छोटी छोटी डिफॉल्टिंग कंपनीज हैं, बिल्कुल वो अगर उनको सीडीसी निकाल भी देती है, सीडीसी मेंबरशिप फीस अगर वो फिल नहीं फिल ना करें, ऐसा मैंने सुना कहीं। जी जी थी, निकाल दी गई, कुछ थी जो दे ही नहीं पा रही तो लगा ही नहीं। तो अभी भी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अभी तक सीडीसी में नहीं है। अभी जैसे हम कहते हैं कि तकरीबन 700 कंपनीज हैं जो लिस्टेड हैं, उसमें आपके ख्याल में कितनी कंपनीज होंगी जो अभी तक फिजिकल होंगी? देखें एक्चुअल फिगर नहीं पता तो नहीं आइडिया मुझे, लेकिन अभी भी कंपनीज ऐसी हैं और उसका ट्रेडिंग जो है वो फिजिकल बेसिस पे ही होता है, उसका सीडीसी के थ्रू कोई लिंक नहीं है उसका। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अब जो जब वो आएगा बेचने के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक इसमें जब जाएगा तो उसके पीछे जो डेट लिखा हुआ ट्रांसफ़र का वहाँ से आपके पास एंट्री हो जाएगी कि ये आदमी इस शेयर को ख़रीदा था और अब वो बेच रहा है, तो अब इसको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान, ये निकाल देंगे? ये फ़ायदा या नुकसान नहीं आएगा, वो बेसिकली आएगा कि कितने साल से होल्ड करके रखा। अच्छा, तो क्या ये गेन टैक्स एग्जेम्प्टेड है? अच्छा, या गेन टैक्स कितना पुराना हो तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा? 1 साल से ज़्यादा का अर्सा अगर आपने रखा हुआ है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो वो तो यूजुअली फिजिकल शेयर्स में मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है, या इन केस अगर बोनस शेयर्स हैं वो फिजिकल आए हैं तो वो फिर ट्रांसफर कब हो रहे हैं। तो ये राइट शेयर्स, क्योंकि पहले बोनस शेयर जो आता है वो तो ऑटोमेटिकली उसी आदमी के नाम पे आता है ना, ट्रांसफर का सिलसिला तो नहीं होता उसमें, ट्रांसफर का सिलसिला नहीं होता। लेकिन अगर आपके ओरिजिनल शेयर्स फिजिकल हैं हाँ तो आपको बोनस भी फिजिकली आएंगे। फिजिकली आएंगे, ठीक है, फिजिकल आ गए तो जिस दिन वो फिजिकल इशू हुआ उस दिन से उसको काउंट किया जाएगा? उसी दिन से उसको काउंट किया ओके, वो तो ऑटोमेटिक हो गया, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये सारी एम्बिग्विटीज आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होती हुई नज़र आ रही हैं और मोस्ट प्रोबेबली इसको बहुत टाइम नहीं लगेगा, ये क्लियर हो जाएगा मैकेनिज्म पूरा। सही सही। तो बैक टू द एक और जो क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है डे ट्रेडर्स को, एक छोटे छोटे बड़े इन्वेस्टर्स को कोई मसला नहीं है, उनके पास तो अकाउंटेंट्स भी हैं, उनके पास तो पूरे बुक्स भी हैं, कंप्यूटर पे हर चीज़ मौजूद है, मोबाइल पे उनके मौजूद है। एक आम आदमी जो बेचारा थोड़ा थोड़ा करके उसने कुछ पैसे जमा किए, वो 2 लाख 1.5 लाख के अकाउंट खोलता है, उससे जो कैपिटल का जो सवाल है वो अभी तक मेरे जहन में क्लियर नहीं हुआ। फिर से समझाएं, उससे कब पूछा जाएगा, कब नहीं पूछा जाएगा, और पूछने के बाद उसके साथ क्या होगा? देखें, गेन टैक्स के लिए सबसे पहली चीज़ आपका कैपिटल आया कहाँ से? आपने गेन तो तभी किया ना जब आपके पास पैसे, जो पैसे हैं वो इकोनॉमी में रिफ्लेक्ट। अगर वो साबित कर दे कि मैंने सैलरी से इतनी बचाया और इससे जाए तो ख़त्म हो गया, खत्म हो गया। बिकॉज अगर उसने सैलरी
अर्न की है जिसके ऊपर टैक्स इम्प्लीकेबल नहीं था, तो उसको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो वो पहले से प्रूव करे कि मैंने 3 साल 4 साल 5 साल जॉब की है जिसमें मेरी इतनी सैलरी थी, विच वॉज ऑफिशियल बिकॉज इट वॉज नॉट एप्लीकेबल फॉर द टैक्स। तो लेकिन उसमें से मैंने 3-3 हज़ार बचाया, आज मेरे पास 1 मेरी लाख सेविंग्स है, इतनी है और और मैं अब उसमें मैं कर रहा explain हूँ, तो तो कोई नहीं वो पूछा इसमें जाएगा। कोई इशू नहीं अच्छा, होगा। ठीक है। भाई साहब, और भी इंशाल्लाह इस पे हम जब ये चीज़ें और क्लियर हो जाएं तो आपसे फिर से एक दफ़ा पूछेंगे, ताकि एक फाइनल चीज़ लोगों के जहन में आ जाए कि भाई दिस इज़ व्हाट इज़ अप्लाइड नाउ, इफ़ यू गो टू द मार्केट दिस आर द थिंग्स यू हैव टू वरी अबाउट। आज आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, मेरी भी बहुत सारी कन्फ्यूजन क्लियर हुआ। इंशाल्लाह फिर आपको हम तकलीफ देंगे। नाज़रीन, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कैपिटल गेन टैक्स पे ये डिटेल डिस्कशन आपने हमारी सुनी। इसमें हमने समझने की कोशिश की कि अब जो आ गया ये रूल बड़े इंतज़ार के बाद, तो इसका एक्चुअली डे टू डे इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी। जैसा कि ईदी साहब ने हमें समझाया, एक्चुअली ये अभी तक जो है ना इस पे कंप्यूटर पे काम हो रहा है, NPPL वगैरह जो है इस पर वर्क कर रहे हैं, CDC वगैरह मिल के एक्चुअली ये कैसे होगा। इन्होंने हमें ये बात बताई कि कैपिटल गेन टैक्स उसी वक्त अप्लाई होगा जब आप उस पर कोई जो इन्वेस्टमेंट आपने की थी उस पर आप कुछ कमाएंगे। 1 साल पहले की जो इन्वेस्टमेंट है उस पर कोई सवाल नहीं किया जा रहा है। बाद में जो आपने ख़रीदा है, अगर वो आपने होल्ड किया है 120 दिन तक, उस पर भी सवाल नहीं किया जाएगा। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी समझनी है और इसकी इम्प्लीकेशन होगी। जहाँ तक ये सवाल कि ये पैसा आपका आया कहाँ से, अगर आप साबित कर दें कि जी आपकी सेविंग है, आपने सैलरी से कमाई या बिज़नेस से कमाई जो आप टैक्स देते रहें, तो उस पर कोई सवाल नहीं है। अदरवाइज़ उस पर पूछा जा सकता है। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है, इसके ऊपर आप फीडबैक देना ना भूलिएगा। फीडबैक के लिए हमारा एड्रेस है feedback@businessplusTV.pk। आपके सवालों का इंतज़ार रहता है। ये जो आज हमने प्रोग्राम किया वो भी आप ही के क्वेश्चन के ऊपर था कि एक्चुअली क्या होने वाला है। ये हवाई बातें तो हम सुनते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। तो आई होप कि आज के इस डिस्कशन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। मेरे जहन में बहुत सारी एम्बिग्यूटी थी जो आज मोहसिन साहब ने क्लियर की। इनसे हम एक और सेशन करेंगे जब ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उससे समझना चाहेंगे कि फाइनली व्हाट इज़ हैपनिंग। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। This program was brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक।